कल्याण योजना के तहत अब नवंबर तक यानी 5 महीने और मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की। इस योजना के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा। इसमें हर आदमी को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं और हर परिवार को 1 किलो चना मिलेगा। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में यह भी कहा कि सही समय पर लॉकडाउन लगाकर देश के लाखों लोगों की जान बचाई गई, लेकिन अब लोग लापरवाही कर रहे हैं जो खतरनाक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री की बातों को संक्षेप में समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, गरीब कल्याण योजना के अलावा और क्या खास बातें कही प्रधानमंत्री ने? बिल्कुल, सरकार ने इस योजना में जो बढ़ोतरी की है वो दरअसल अगले 5 महीने के लिए योजना को बढ़ा दिया है। यानी देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अगले 5 महीने तक 30 नवंबर तक उनको 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा, साथ में 1 किलो चना मिलेगा। और सरकार ने ये पिछले 3 महीने से स्कीम चालू की थी। स्कीम की म्याद खत्म हो रही थी आज की तारीख में। अब सरकार ने इसे 5 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे सरकार पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च सरकार करेगी। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही वो ये था लोकल फॉर वोकल पर फोकस करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अनलॉक 2 में हम जा रहे हैं, लेकिन सावधानी धीरे धीरे हटती जा रही है, तो सावधानी आपको ज्यादा बरतनी है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसको सख्ती से सरकार आने वाले दिनों में पालन करेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी प्रधानमंत्री के आज के भाषण से। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और जैसा लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लापरवाही की बात भी की और लोगों से अपील की है, तो देखते हैं प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ने टिकटॉक को हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां भी 24 घंटे के अंदर चीन के बाकी 58 ऐप हटाने जा रही है। कल ही सरकार ने चीन के 59 ऐप्स बैन करने का ऐलान किया था। इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सरकार ने चीन के ऊपर एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है, कहा जा सकता है। देखिए, सोमवार को जो सरकार है उसने करीबन 60 के करीब चाइनीज ऐप जो है उनको बैन करने के निर्देश जो है वो दिए। अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर है और ऐप स्टोर है उन दोनों ने टिकटॉक को जो है हटा दिया है और बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर बाकी सारे ऐप जो है उनको भी हटा दिया जाएगा। और जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने ऐप का एक्सेस जो है बंद करने की शुरुआत जो है वो कर दिया है। तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये ऐप जो है नेटवर्क एक्सेस जो है नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इन 60 के करीब जो ऐप है इनके ऊपर बैन जो है वो लग गया है। तो खासतौर पर सरकार का ये कहना था कि उनको कई सारी शिकायतें मिली थी, सिक्योरिटी कंसर्न थे, जो कस्टमर है उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था, जो डेटा है वो सारा का सारा जो है चाइनीज सर्वर के ऊपर जो है भेजा जा रहा था। तो इसके चलते खासतौर पे कि जो भारत की सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, उसको काफी खतरा जो है हो रहा था। तो सरकार ने निर्देश दिए कि इन चाइनीज ऐप को जो है पूरी तरह से बैन जो है वो कर दिया जाए। तो अगले 24 घंटे के अंदर ये बैन जो है इफेक्टिव हो जाएगा और ये ऐप जो है आपको अब ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के ऊपर दिखाई नहीं देंगे और ना ही आपके नेटवर्क के ऊपर जो है चलेंगे। शुक्रिया असीम। और सरकार ने टिकटॉक सहित जिन 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, उनका भारत में किस तरीके का कारोबार है ये बता रही हैं हर्षदास सावंत।
जी हाँ, इन चाइनीज ऐप्स का भारत में काफ़ी बड़ा कारोबार है और सालों से धीरे धीरे करके इन्होंने अपने यूज़र बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। अगर आप एंड्रॉयड के टॉप 1000 ऐप्स देखें तो 59 में से 27 बैंड ऐप्स इसमें शामिल हैं। ये एक बड़ी बात है। सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है कि इन ऐप्स के डाउनलोड्स बड़े पैमाने पर हुए, लगभग 33 करोड़ डाउनलोड्स इन बैंड ऐप्स के हुए हैं। साथ ही साथ 59 में से 24 ऐप्स में करीब करीब 10 करोड़ से ज़्यादा के डाउनलोड्स हुए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ऐप से जुड़ते दिखाई दिए हैं। एक एक करके कंपनियों की अगर बात करें तो भारत में टिकटॉक का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इनफैक्ट चीन के बाहर भारत इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर भारत के यूज़र बेस की बात करें तो 60 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स इस ऐप के हो चुके हैं और डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा की है। क्लब फैक्ट्री कहती है कि वो भारत की तीसरी बड़े सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसके भी जो यूजर्स हैं वो करीब 10 करोड़ से ज़्यादा के हैं। शेयरइट का भी कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पर फाइल ट्रांसफ़र के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट कंपनी ने हंगामा और हॉटस्टार जैसी कंपनियों के साथ करार भी किया है और ख़ास बात यह है कि कंपनी के भारत में तकरीबन 40 करोड़ से ज़्यादा का डाउनलोड हो चुका है या फिर यूज़र बेस है। दूसरी तरफ कैम स्कैनर जिसका काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके भी लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा के डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके इन सभी ने अपना यूज़र बेस काफ़ी बड़ा किया है। भारत में चीनी ऐप्स पर लगी पाबंदी के बाद शायद आप ये सोच रहे होंगे कि इनका विकल्प क्या है। टिकटॉक हो या शेयरइट, इनके करोड़ों यूजर्स भारत में हैं। हमारे संवाददाता दीपाली नंदा और रोहन सिंह आपको इनमें सबसे पॉपुलर ऐप्स का विकल्प बता रहे हैं। देखिए, जिन चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को भारत में बैन किया गया है उनकी फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 3 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन जिसका वास्ता रोजाना हमारे साथ पड़ता रहा है। सबसे पहले नंबर पर है टिकटॉक। बॉलीवुड स्टार हो, क्रिकेटर हो या फिर देश के युवा, सब ने जमकर टिकटॉक पर अपनी वीडियोस अपलोड की, लेकिन अब इसे बैन कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि अब टिकटॉक का क्या विकल्प हमारे पास है। तो जो सबसे पहला विकल्प है वो है पूरी तरह से स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है चिंगारी। 2019 में बैंगलोर बेस्ड 2 युवाओं ने चिंगारी को लॉन्च किया था और ये जानकारी दी जा रही है कि अब तक 25 लाख से ज्यादा मोबाइल यूजर्स ने चिंगारी को डाउनलोड भी कर लिया है और वीडियोस लगातार उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं ई कॉमर्स या फिर मोबाइल शॉपिंग की, जो कि देश में ये ट्रेंड काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है मोबाइल शॉपिंग का, और 2 चाइनीज ऐप है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। उनका नाम है क्लब फैक्ट्री और शीन। दोनों में ही लग्जरी और अफोर्डेबल हर तरह के आप अपने वार्डरोब के लिए चीजें इसमें खरीद सकते थे, लेकिन अब चूंकि इस पर बैन लग चुका है। विकल्प की बात करें तो मिंत्रा, टाटा क्लिक और फ्लिपकार्ट, ये 3 ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन का अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। ये तो बात हुई टॉप 3 मोबाइल चाइनीज एप्लीकेशन की। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ रोहन के पास, जो बताएंगे और कौन सी चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन है जिन पर बैन लगाया जा चुका है, जिससे रोजाना का वास्ता हमारा पड़ता था। रोहन। शुक्रिया दीपाली, आपने कुछ बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट ऐप्स के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारी यूटिलिटी ऐप्स हैं जो हमारे फोन में है जिसका ऑल्टरनेटिव हमें खोजने की जरूरत पड़ेगी। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है शेयरइट का। एक फाइल शेयरिंग ऐप्स है जो कि 2 फोन्स के बीच में बड़ी फाइल्स को भी अगर ट्रांसफर करना हो तो बहुत काम आता था। इसका ऑल्टरनेटिव अगर आप खोज रहे हैं और स्वदेशी ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो जियो स्विच ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है ये, सिक्योर ऐप है ये, एड फ्री है पूरी तरह से और सबसे बड़ी बात स्वदेशी है। इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाएं तो इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा गूगल फाइल्स गो है जो कि बड़ी फाइल्स को भी ट्रांसफर करने में काफ़ी मदद करता है और अधिकतर एंड्रॉइड फ़ोन में ये इनबिल्ट ये ऐप आता है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे देसी फाइल शेयरिंग ऐप्स आ रहे हैं जैसे शेयर ऑल है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक और बहुत ही पॉपुलर ऐप था वो था यूसी ब्राउज़र। इसका अगर आप ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो बहुत सारे, हालांकि ब्राउजर्स कई सारे हैं, गूगल क्रोम है, इसके अलावा अगर आप मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, लेकिन अगर आप स्वदेशी ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो जियो ब्राउजर ट्राई कर सकते हैं। जियो ब्राउजर लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट कर रहा है, डार्क थीम में भी आ रहा है और उसकी जो अगर फाइल साइज है बहुत ही 6.7 MB की है, बहुत ही ईजिली और बहुत ही सिक्योर ये एक ऐप है, इसको आप देख सकते हैं।
अगर एक और ऐप जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था जिसका ऑल्टरनेटिव खोजने की हमें ज़रूरत है वो है कैम स्कैनर, जो कि हम डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं तो डॉक स्कैनर एक ऑल्टरनेटिव इसका हो सकता है। इसके अलावा एडोब स्कैनर भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जो कि आप स्कैनिंग के लिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ विकल्प जिन्हें आप आजमा सकते हैं। और अब बात कोरोना की। बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,000 से ज़्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 5,60,000 की पार निकल गई है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, ये बताइए इस वक्त के बड़े अपडेट्स क्या हैं वायरस को लेकर? देखिए, देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब कुल संख्या 5,60,000 के पार जा चुकी है। अब तक इस जानलेवा बीमारी से 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच एक राहत की खबर ये है कि हैदराबाद की एक दवा कंपनी है भारत बायोटेक, इन्होंने दावा किया है कि कोवैक्सीन नाम से कोरोना की वैक्सीन को तैयार किया जा चुका है। इसमें अहम बात यह है कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी इस दवा कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी की तरफ से यह बताया गया है कि जुलाई के महीने से ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की जाएगी और अगर सब कुछ सफल रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो जल्द ही इस मार्केट में इस दवा को लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की जाएगी। अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो भारत बायोटेक का ये दावा है कि ये दवा इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कारगर साबित हुई है। अब तक जितने भी इन्होंने ट्रायल किए हैं उसमें पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। एक और अपडेट है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। आज एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्लाज्मा थेरेपी पर रिवाइज गाइडलाइंस को इशू किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी क्या पूरी तरह से सुरक्षित है या फिर 100% कारगर इलाज है, इसकी गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली और महाराष्ट्र में खासतौर पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर किया जा रहा है जो कि कोरोना से बेहद या फिर कहें गंभीर रूप से पीड़ित हैं। तो दीपाली, आपने वैक्सीन की बात तो बताई, लेकिन खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने एक बैठक की है वैक्सीन को खास करके केंद्र में रखकर। इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कोरोना के इस दौर में देश और दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज या फिर प्राथमिकता है वो ये कि कोरोना की वैक्सीन को जल्द से जल्द इजाद किया जाए। इसी मकसद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी तो मौजूद ही थे, साथ ही साथ कई वैज्ञानिक भी इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जोर दिया वो इस बात पर कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कोरोना की दवा को इजाद किया जाए और इस बात पर ध्यान रहे कि जो भी दवा बनाई जाए या फिर तैयार की जाए वो अफोर्डेबल हो और वो यूनिवर्सल भी हो, यानी कि बड़ी संख्या में उसका उत्पादन कैसे किया जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ देश के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि समय पर अगर भारत कोरोना की वैक्सीन को इजाद कर लेता है तो देश और दुनिया में ये भारत को काफी ऊपर ले जाने वाला कदम साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। और कोल सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के बाद सरकार अगले 1 या 2 महीने में मिनरल ऑक्शन के क्षेत्र में मेगा रिफॉर्म्स करने जा रही है। इसके अलावा चीन से एल्यूमिनियम इंपोर्ट कम करने की भी तैयारी है। क्या है सरकार की पूरी प्लानिंग, जानने के लिए कोल और माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से एक्सक्लूसिव बात की प्रकाश प्रियदर्शी ने। हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक्स प्रोडक्शन में आए, ऐसे हम बहुत अच्छे इसमें रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं। दैट इज़ विथ द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हम मिनिस्ट्री के एक्टिव कंसिडरेशन में हैं। एक बार ये होने से दिस इज़ नॉट वन डे अफेयर, यू नो। और कभी कभी हमारा देश में बहुत अननेसेसरली पॉलिटिसाइज भी इशू होता है और इस समय अच्छे बॉक्साइट मिला था हमको, इन्वेस्टर भी रेडी बैठे थे, लेकिन इधर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाके पूरा बर्बाद कर दिया। ऐसे करते हैं तो देश का देखो, हमको निर्णय करना है, चाइना से इंपोर्ट करके चाइना का इकोनॉमी बढ़ाना है, इधर कोल हो और अदर बॉक्साइट के सहित नेचुरल मिनरल्स हो, और भारत में जो है
हमारे भूगर्भ में पड़ा है उसको हमको निकाल के भारत का इकोनॉमी बढ़ाना है, ये निर्णय लेने का घड़ी है। गोल्ड और कॉपर ब्लॉक्स की भी बात की जा रही है, तो क्या उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर भी रिफॉर्म्स आएंगे, उस मार्केट को खोलेंगे? नहीं, सब टोटल माइन सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर एकदम एक्टिव चर्चा हो रहा है। एंड कब तक उम्मीद करें सर? शायद एक आध महीने में हम रिफॉर्म्स का अनाउंस कर देंगे। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे होंडा सिटी का नया अवतार। बने रहिए हमारे साथ। बाजार क्या, आज बाजार में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। निफ्टी सुबह 10,400 तक पहुंचा था, लेकिन आखिरी घंटे तक ये सारी बढ़त हवा हो गई और इंडेक्स लाल निशान में फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से तकरीबन 250 अंक फिसलकर बंद हुआ है। आज ऑटो शेयरों में खरीदारी रही और मारुति जैसे शेयरों ने सहारा देने का काम किया। चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में भी खरीदारी रही। हालांकि दबाव फार्मा, तेल, गैस और सरकारी बैंकों की तरफ से बना। आज जून महीने का आखिरी कारोबारी सेशन था और पहली छमाही में प्रदर्शन देखे तो निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 15% की गिरावट रही है। मारुति सियाज और हुंडई वर्ना जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए जल्द ही नए अवतार में लॉन्च होने वाली है होंडा सिटी। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। नई होंडा सिटी में क्या है, जानिए हमारी संवाददाता दीपाली राणा से। तो फाइनली मच अवेटेड 5th जनरेशन होंडा सिटी का इंतजार हुआ है खत्म और कंपनी मिड जुलाई में इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है। नई सिटी हालांकि लॉन्च से पहले ही काफ़ी स्पॉटलाइट में है और इसको एक टेक सेडान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नई सिटी में कंपनी ने कई नए अपग्रेडेड फीचर्स दिए हैं। अपग्रेडेड होंडा कनेक्ट के साथ होंडा सिटी पहली इंडियन कार है जिसमें अमेजॉन का पर्सनल असिस्टेंट अलेक्सा फीचर दिया गया है। इसके अलावा 32 कनेक्टेड इन कार टेक फीचर्स भी हैं। हालांकि लुक्स की बात करें तो 4th जनरेशन सिटी के सामने नई सिटी को नए लुक्स दिए गए हैं। नए हेडलैम्प्स हैं, नए टेल लैम्प्स हैं। ओवरऑल अगर आप बॉडी भी देखेंगे तो पुरानी सिटी की काफ़ी एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन नई सिटी को टोन्ड की बजाय एक बल्ड अप बॉडी दी गई है, थोड़ी सी अग्रेसिव बॉडी दी गई है, शार्प लुक्स इसको दिए गए हैं। तो लुक्स में तो काफ़ी बदलाव है। हालांकि मुझे तो ये सिविक और होंडा सिटी, पुरानी होंडा सिटी का मिक्स्ड वर्जन लगा। क्विकली अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। कार के अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्योंकि इस होंडा सिटी के डायमेंशंस बड़े हैं तो केबिन स्पेस आपको डिसेंट मिलेगा। इसके अलावा बाकी इंटीरियर्स भी डिसेंट है। सनरूफ आपको मिलेगी नई होंडा सिटी में। 8 इंच का टच स्क्रीन इसमें दिया गया है, स्लीक बटन्स दिए गए हैं। ओवरऑल जो फील आएगी आपको अंदर बैठते ही वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मिलेगी, लग्जूरियस मिलेगी। तो डिसेंट इंटीरियर्स कंपनी ने नई होंडा सिटी को दिए हैं। नई होंडा सिटी 2 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। 1.5 लीटर डीटेक डीजल इंजन है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वो नया है। पुरानी होंडा सिटी में 1.5 लीटर SOHC पेट्रोल इंजन था, लेकिन नई सिटी में आपको DOHC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, लो एमिशंस है और हाई परफॉर्मेंस है। तो एक फुल पैकेज के तौर पर काफ़ी बदलाव होंडा ने अपनी नई सिटी में किए हैं। बट देखना ये होगा कि सिटी की जो 4 मिलियन कस्टमर्स की फैमिली है उसे ये अपग्रेडेड सिटी कैसे लगती है, ये लॉन्च के बाद पता लगेगा। और वंदे भारत का चौथा चरण शुरू होने वाला है। इस राहत मिशन ने अब तक लाखों लोगों को वापस देश लाने में मदद जरूर की है, लेकिन यात्रियों के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, खासतौर पर सही सूचना न मिलने के कारण। दुनिया भर में बड़ी संख्या में भारतीयों के लिए वापस अपने देश लौटने का एक ही रास्ता है, वंदे भारत मिशन। लेकिन फंसे लोगों की शिकायत है कि इस मिशन के लिए लगने वाला किराया इतना ज्यादा है कि टिकट खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगली समस्या कनेक्टिंग फ्लाइट्स को लेकर है। अधिकतर फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए है और इन महानगरों के बाहर के पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करना पड़ता है अपने शहर की फ्लाइट्स के लिए। कुछ मामलों में पैसेंजर्स को कनेक्टिंग फ्लाइट में बोर्ड करने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें दिल्ली के होटल में क्वारंटाइन के लिए मजबूर किया गया। फ्लाइट तो छूटी ही, साथ ही उन्हें डबल क्वारंटाइन भी होना पड़ा। Website, Air India website allowed connecting flights AI 506 to Bangalore from Delhi.
But some people, when they landed at Delhi, when they were about to board the AI-506, they were not allowed because it is not coming under BBM. They are told, no, you have to go for institutional quarantine at Delhi. So many people were shocked and were forced to take institutional quarantine at Delhi, which is already in red zone. यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें ये जानकारियां बुकिंग के वक्त बिल्कुल नहीं दी गई थी। अमेरिका में फंसे हुए भारतीयों का फोरम है SOS ग्लोबल इंडियंस, जिसके फेसबुक पर 20,000 से ज्यादा सदस्य हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों शिकायतें आ रही हैं। You have a cheese between a croissant, a Tetra Pak of fruit juice, a muffin and a strawberry yogurt. कई यात्रियों ने फ्लाइट्स में हाइजीन की स्थिति को लेकर भी YouTube पर वीडियो बनाकर चिंता जताई है। As I have already shown you the condition of the plane, it may be better for you or maybe worse. So it's always smart to carry your own sanitary product, and I'd really want you guys to be carrying disinfectant wipes. It's really important, and just. Obviously, I know every one of you carry sanitizer and stuff. Just carry a bit of tissue paper as well. There are many times, even at washroom, you see sometimes toilet rolls are missing and stuff. So, just be prepared for the worst. हालांकि मुश्किल वक्त में इन फ्लाइट्स को ऑपरेट करना भी बड़ी बात है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान करके यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया जा सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। कोरोना संकट में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच कस्टम क्लियरेंस पर सख्ती ने इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस में देरी से कंपनियों की लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ने से कस्टमर को भी उत्पादों पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। SPL इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर विजय जिंदल धीरे धीरे ऑर्डर में आ रही तेजी से कहां तो लॉकडाउन के घाटे से उबरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब सप्लाई चेन टूटने से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हाथ में है उनके भी निकलने का डर उन्हें सताने लगा है। दरअसल घरेलू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पैकिंग, प्राइस लेबल, प्रिंट कलर्स के लिए आज भी पूरी तरह चीन पर निर्भर है, लेकिन चीन, ताइवान, हांगकांग से आयात पर सख्ती से घरेलू गारमेंट कंपनियों की इनपुट कॉस्ट 5 से 10% तक बढ़ सकती है। जो गुड्स हमारे सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसको फास्टेस्ट क्लियरेंस कराए, कस्टम्स को इंस्ट्रक्शन मिले कि फास्ट तरीके से उनको क्लियरेंस करें, सो दैट ये शिपमेंट डिले ना हो, हम अपने डिलीवरीज को मेंटेन करने की कोशिश करें या मेंटेन कर पाएँ, तो ही हम बच पाएंगे, अदरवाइज तो ये सिस्टम सारा ही डिरेल हो जाएगा। ये हाल सिर्फ गारमेंट सेक्टर का ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, MSME, एग्रीकल्चर सबकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात है तो सप्लाई चेन बाधित होने से चार्जर, ईयरफोन, डिस्प्ले, पावर बैंक, स्पीकर जैसे एक्सेसरीज पर कीमतें अभी ही 10% तक बढ़ गई हैं। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने तो कस्टम क्लियरेंस में देरी के मसले पर वित्त और कॉमर्स मिनिस्ट्री को चिट्ठी भी लिखी है। नितिन गडकरी ने अपनी चिट्ठी में कहा कि कस्टम क्लियरेंस में देरी करने से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे कारोबारियों ने संबंधित शिपमेंट के लिए पेमेंट पहले ही कर दिया है। इंपोर्ट रोकने के लिए दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना शामिल है। जाहिर है सरकार के सामने इस समय चीन को सबक देने के साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने की दोहरी मुश्किल है, लेकिन चुनौती बड़ी है और विकल्प बेहद कम है। प्रकाश प्रियदर्शी, दिल्ली। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड है PRO365। तुरंत सब्सक्राइब करें, लेकिन ध्यान रहे नियम और शर्तें लागू है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।